नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एमपीएसआई की मैथ्स की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की कल पिछली क्लास में एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है एवरेज और औसत। एवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया, जो है एवरेज का मतलब बराबर बराबर बांटना। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप उस क्लास को जाके जरूर देखिए। औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। फिर मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग बातें कल की क्लास में बताई। आज का ये सेशन जो है उन्हीं बातों पर आधारित रहेगा और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आसान तरीके हमारे सवाल को सॉल्व करने के हो सकते हैं। प्लस एमपीएसआई के पेपर में यहाँ से सवाल आता ही आता है, औसत का सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पूरे ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। औसत के सवाल व्यवहारिक जीवन के सवाल हैं, तो मैं आपको लैंग्वेज के आधार पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसमें लिखाने का रोल, क्वेश्चन को लिखने का रोल कम रहेगा दोस्तों, सोचने का रोल ज्यादा रहेगा। आपको एक भाषा जनरेट करनी है अपने दिमाग में, एक थॉट प्रोसेस जनरेट करना है दिमाग में। उस थॉट प्रोसेस पर बेस्ड अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी बात हम करेंगे। तो आपको बेसिकली इस पूरे सेशन में ये ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं बोल के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, उस चीज को आपको अच्छे से नोट करना है। मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोच भी बताऊंगा, बट अगर आप मेरी ओरल तरीके से, जिस तरीके से मैं बोल के सवाल को सॉल्व करूंगा वो समझ पाएंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान होगा, आप देखकर क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। चलें आगे, तो सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज की क्लास का औसत का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बोला कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। इफ एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप जानते हो सबसे बेसिक तरीका कि औसत मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटना मतलब आपको पता है प्रेक्षणों का योग। मतलब अगर मैं 39, 48, 48, 51, 51, 63, 75, 83, x और 69 को जोड़ दूं और सभी का भाग लगा दूं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं हैं। इनका जो एवरेज है, इनका जो औसत है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 60 होना चाहिए। तो आपको x का मान निकालना है। आपको पता है कि 60 के नीचे 1 होगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा। यदि हम सबको जोड़ेंगे इधर पहुंच जाएगा 8, 8 इंटू 60 कितना होगा दोस्तों, 480 बराबर। आप बोलोगे इन सबको ऐड कर दीजिए, इनको, इन सबको, इन सबको और इन सबको। आप कैसे ऐड करेंगे, लेट से मान लीजिए मैं बोलता हूं इसको मैंने 70, 70 और 80 150 और 2 152, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। 69 को कितना मान लिया, 70। 83 को कितना माना, 82, सही है कि नहीं, एक कम हो जाएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे 70 और 80 150 और 2 152, 152 और 70 कितना होगा, 220, 220 और 5 225, 2 पहले का था 227, 227 और 3 230 और 60 290, 290 और 5 200, 340, 340 और 40 380, ये एक इधर एडजस्ट हो गया, 380 और 40 420 और 4 428, कितना आया दोस्तों, 428 प्लस x बराबर 480 है, तो x का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। x की वैल्यू आ जाएगी 52, 52 इस सवाल का उत्तर होगा। ये बराबर क्या होगा, 480, तो x बराबर 480 उधर जाके माइनस हुआ, आंसर आ गया। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, सही है, लेकिन आपने इस चीज में रियलाइज किया होगा कि आपको एडिशन बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, जोड़ना ज्यादा पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, कल मैंने आपको बताया कि औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। तो इस तरीके से तो आप कर ही लोगे, बट हमारी क्लास में आने का उद्देश्य क्या है, फिर उसका क्या फायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि इनका औसत ऑलरेडी बता रखा है कितना, 60। इसका मतलब सारे लोगों के पास, अब ध्यान से समझना है आपको, सारे लोगों के पास जो 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69, इनमें से हर एक के पास कितने कितने रुपए हो गए, आप जानते हैं 60 रुपए हो चुके हैं दोस्तों। 60 रुपीज इनके पास हैं। जब हर एक के पास 60 रुपए हैं, तो आप बताइए मुझे कि क्लास की जो रिक्वायरमेंट है, सबको पैसा सबसे पैसा आपने ले लिया, पहले सब लोगों से आपने पैसा ले लिया होगा, और फिर सब में जब बराबर 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 बांटा होगा,
तो आप बताइए कितने रुपए आए होंगे? हर एक के पास 60 रुपए आए होंगे। इसका मतलब इस क्लास की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है? 60 रुपए है। सबके पास कितने कितने रुपए होने चाहिए? 60 रुपए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप बताइए कैसे बोलोगे आप? औसत 60 है, मतलब औसत मतलब एवरेज, मतलब बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब हर एक व्यक्ति के पास कितने कितने रुपए होने चाहिए? 60 रुपए होने चाहिए कि नहीं? ये बोलेगा कि मेरे पास 21 रुपए की कमी है, ये बोलेगा मेरे पास 12 रुपए की कमी है, ये बोलेगा मेरे पास 9 रुपए की कमी है, ये बोलेगा मेरे पास 3 रुपए एक्स्ट्रा है, ये बोलेगा मेरे पास 15 रुपए एक्स्ट्रा है, ये बोलेगा मेरे पास 23 रुपए एक्स्ट्रा है। इसका हमें पता नहीं है। और ये व्यक्ति बोलेगा मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है दोस्तों? 9 रुपए एक्स्ट्रा है। सही बात है कि नहीं? तो कमी कितने की है टोटल? आप बोलोगे 21 और 9 30 और 12 42। टोटल कमी इस क्लास में कुछ लोगों के पास 42 रुपए की है, और 15 और 3 18 और 23 कितना होगा? 41 और 9 50। और टोटल जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वो रखा है 50 रुपए। 42 रुपए की जरूरत है लोगों को, कुछ लोगों के पास मिला के 50 रुपए रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। तो अभी क्लास के पास नेट जो है वो 8 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। यही मतलब है कि नहीं? क्या बोलोगे आप? 42 रुपए की कमी थी कुछ लोगों को, उसमें से कुछ लोग और जो बचे हुए लोग हैं उनने मिला के उनने 60 रुपए खुद के बना भी लिए, उनने 50 रुपए जो एक्स्ट्रा थे उसमें से 42 रुपए इन लोगों को भी दे दिए, और उसके बाद भी इन लोगों के अभी भी एक्स्ट्रा 8 रुपए रखे हुए हैं। कितने रुपए रखे हुए हैं दोस्तों? 8 रुपए रखे हुए हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो एक्स नाम का व्यक्ति है, ये एक्स नाम का व्यक्ति जब क्लास में आना चाहता है, ध्यान से मेरी भाषा पे ध्यान दीजिए, ये एक्स नाम का व्यक्ति जब इस क्लास में आना चाहता है तो इस क्लास में अंदर आने की रिक्वायरमेंट, जरूरत, आवश्यकता कितनी है? 60 है कि नहीं? इस क्लास में आप जब ही आ सकते हो जब आपके पास 60 रुपए हो, यही मतलब है। लेकिन अभी जब क्लास के अंदर का जब माहौल है वो ये है कि सबके पास 60 रुपए हैं, और अभी भी एक्स्ट्रा पैसे कितने पड़े हुए हैं? 8 रुपए अभी भी रखे हुए हैं। तो जब ये व्यक्ति अंदर आएगा तो ये सारे लोग उसको क्या बोलेंगे कि हम आपको 8 रुपए, हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए हैं, ये 8 रुपए आप रख लीजिए। क्लास में आने की रिक्वायरमेंट 60 की है, तो 8 रुपए तो हमने दे दिए आपको, तो आप कितने रुपए लेके आओ? तो आप बोलोगे 60 रुपए लाने थे, 8 आप लोगों ने दे दिए, इसका मतलब 52 रुपए लेके ये आदमी आएगा। सही है कि नहीं? एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 52। नेट डेविएशन कितने का आ रहा है? पॉजिटिव 8 प्लस 8 का आ रहा है। ये 8 रुपए किसको दे दोगे आप? एक्स को दे दोगे। एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं इसलिए आपने एक्स को दे दिए, तो एक्स बोलेगा कि जब आपने मुझे 8 दे दिए, 60 चाहिए थे, तो 52 रुपए लेके मैं आ जाता हूं। यही मतलब होगा। सही है कि नहीं? तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा। मैंने क्या बोला? क्लास की रिक्वायरमेंट थी 60 रुपए की, औसत 60 है, मतलब सबके पास कितने कितने रुपए होने चाहिए? 60 रुपए। भाषा पे ध्यान दीजिए, कितने कितने रुपए होने चाहिए? 60। इस व्यक्ति के पास 39 ही है, तो 21 रुपए की जरूरत है इसको, 21 रुपए कम है, इसके पास 12 कम है, इसके पास 9 कम है, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा है। तो मैंने देखा टोटल कमी 42 रुपए की है, एक्स्ट्रा रुपए 50 रखे हैं, तो 8 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास रखे हुए हैं। कब? जब इस 50 में से 42 देके इनकी कमी पूरी कर दी, तब भी कितने रुपए बच गए? 8 रुपए। ये 8 रुपए कोई तो लो। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोगों का काम हो चुका है। सब लोगों के पास कितने कितने बन चुके हैं? 60 बन चुके हैं। तो जो 8 रुपए है वो एक्स को दे देंगे। एक्स अंदर आना चाह रहा है, वो 8 रुपए हाथ में पहले ही रख देंगे, तो एक्स कितने रुपए लेके आएगा? सिर्फ 52 रुपीज लेके आएगा। 8 उसको यहीं से मिल जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 52 हो जाएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कल ही बताया, मैंने आपको कि पिछले क्लास में ये आपने जाना कि क्रमागत सम संख्याएं लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, और सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स, और सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। क्या बोला? 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? देखिए क्या बोला आपसे, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 15, देन फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो मैं आपको पहले इसको कॉमन सेंस से बता देता हूं। ये रही 4 सम संख्याएं, ठीक है? ये रही 4। लगातार का क्या मतलब है? ये वाली संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, यदि जैसे ये 2 है तो ये कितनी होगी? 4। यही मतलब है कि नहीं दोस्तों?
अगर वो बोलता प्रारंभिक 4 संख्याएं, एक वर्ड और बोल देता यहां पर 4 प्रारंभिक, कैसी बोलता, इनिशियल, इनिशियल बोल देता तो 2 4 6 8 हो जाता, लेकिन उसने प्रारंभिक नहीं बोला, कहीं से भी उसने उठा ली लगातार 4 संख्याएं। प्रारंभिक अगर मैं यहां लगा दूं ना दोस्तों, प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 से शुरू होंगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कोई भी 4 रैंडम, कोई भी 4 लगातार कहीं से भी उठा लो, 100 102 104 106, हमें नहीं पता कहां से उठाई है उसने, तो आपसे बोला लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, मुझे इतना जरूर जानकारी मिल गया है कि इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो 2-2 का होगा, ये पक्की बात है। और आपको पता है जब संख्याओं के बीच में पदों का जो डिफरेंस है वो सेम हो, पदों के बीच में डिफरेंस सेम हो, नंबर ऑफ जो टर्म्स है, टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो सेम है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया है कि अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 कैसी है, पदों की संख्या सम इवन है, तो औसत जो होगा वो कहां बैठा होगा, एकदम दोनों संख्याओं के ठीक बीच में बैठा होगा। ये कल मैंने आपको पढ़ाया है, आपने वीडियो नहीं देखा एक बार ध्यान से जाके देखिए। क्या बोलोगे, इस पदों की संख्या यदि 4 है तो औसत जो है वो कहां बैठा होगा, ठीक बीच में। कब, जब संख्याएं किसमें है, समांतर श्रेणी में। कैसे पहचाना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि डिफरेंस कितना है दोनों सब में, 2-2 का। ये कहां से पता चला, क्योंकि उसने कहा सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 2-2 का, 2 2 4 6 8 10 12, ऐसा ही होता है। इसका मतलब आप बोलोगे औसत जो है वो 15 है, इन दोनों का औसत 15 है, ये ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना होगा, आप बोलोगे ये 16 होगा, ये 14 होगा। ये कितना होगा, आप बोलोगे 2 बड़ा 18, ये कितना होगा 2 छोटा 12। सही है कि नहीं दोस्तों। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप एक बात समझिए, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या मतलब फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी 18 है, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा 16। वो पूछता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, जवाब होता 12। क्या आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छे से। आपने देखा सम संख्याएं थी, कितने कितने का डिफरेंस, 2-2 का, और जब 2-2 का डिफरेंस था, 2-2 का अंतर था, तो वो अंतर कॉमन हो गया, इसका मतलब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो गई। और पदों की संख्या आपने देखी 1 2 3 4, जब पदों की संख्या 4 है मतलब सम है, तो जो एवरेज होगा वो दोनों के ठीक बीच में बैठा होगा। दोनों के ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब एवरेज 15 है। अगर दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो इसके आगे 16 होगा, इसके पीछे 14 होगा। सही है कि नहीं। और आपसे सेकंड लार्जेस्ट नंबर ही पूछा था, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर विल बी 16, तो इस सवाल का सही उत्तर 16 होगा। 16 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला सवाल, पढ़ते हैं एक बार इसको। क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले लोगों की संख्या 510 है। क्या बोला उसने, इंग्लिश में इसका क्या अर्थ निकलेगा। ये बोल रहा है कि देयर आर 510 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 510 ट्रेवलर्स, या अपन बोले पीपल हु विजिट्स अ लाइब्रेरी ऑन संडे। यही मतलब होगा 510 लोग, मतलब जब संडे आएगा तो संडे के दिन औसतन लगभग कितने लोग आते हैं, 510 लोग आते हैं। फिर उसने आगे कहा और अन्य दिनों में, अन्य दिनों से क्या मतलब है, अन्य दिनों से मतलब है सोमवार से शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, और रिमेनिंग डेज में क्या होता है 240 लोग आते हैं लगभग। मतलब जब मंडे होगा तो 240 लोग आएंगे, ट्यूसडे होगा तो 240 लोग आएंगे, वेडनेसडे होगा तो 240, बट जैसे ही संडे आएगा तो अचानक से 510 लोग जो है वो एंट्री करेंगे। बात सही है। आगे बढ़ते हैं। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में, मतलब क्या बोला, एक ऐसा मंथ की बात कर रहा है, वो एक ऐसे मंथ की बात कर रहा है जो कितने दिन का है स्टूडेंट, 30 डेज का है, 30 दिन का एक महीने की बात कर रहा है। और उस महीने का फर्स्ट डे, उस महीने का फर्स्ट डे जो है वो क्या होगा, संडे होगा, रविवार होगा। अगर एक ऐसे मंथ की बात करूं तो उसने आपसे पूछा आने वालों की औसत संख्या क्या होगी, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स या विजिटर्स हु विजिट्स इन अ मंथ विच इज ऑफ 30 डेज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। यही मतलब है इसका। अल्टीमेटली आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर मैं कॉमन सेंस के ग्राउंड पर इसकी बात करूं तो देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है
क्योंकि अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप कॉमन सेंस को समझने का प्रयास कीजिए। 30 दिनों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, 30 डेज की आपको बात करनी है। तो आपको दो जानकारियां उसने दी हैं, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है। पहला है संडे का, रविवार का। जब आप रविवार की बात करते हो तो एक रविवार में 510 बच्चे आते हैं। दूसरे जो बाकी के डेज है, रेस्ट ऑफ द डेज में, बाकी के दिनों में जो स्टूडेंट्स का विजिट है वो कितना है, या लोगों का जो विजिट है वो 240 है। आपको 30 दिनों का औसत देखना है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे इतनी बात पता है कि मुझे एवरेज तक पहुंचने के लिए, मुझे औसत तक पहुंचने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप बोलोगे रोज रोज जितने लोग आते हैं 30 दिनों तक, उनका मैं सबका सम कर दूं और उसमें दिनों की संख्या का भाग लगा दूं 30 डेज का, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। बात क्लियर है? आप बोलेंगे कि इसको कैसे करें, तो आप बोलेंगे संडे से शुरुआत हो रही है, मुझे बताइए जब संडे पहला दिन है तो एक महीने, जो 30 दिन का महीना उसने बोला है, कितने हफ्ते हो जाएंगे उसमें? 4 हफ्ते हो जाएंगे। 4 तो पूरे हफ्ते हो जाएंगे, और आप बोलेंगे 4 हफ्ते हो गए 28 दिन के, उसके बाद भी कितने दिन बचेंगे स्टूडेंट्स? 2 दिन और बचेंगे। और उसने जैसा कि कहा कि शुरुआत जो हो रही है वो संडे को हो रही है, मतलब 1 तारीख को संडे है। तो आप बोलेंगे जब 4 सप्ताह पूरे कंप्लीट होंगे तो 28 तारीख होगी, 28th जो है वो डे होगा, और कितने रविवार गुजर चुके होंगे? 4 रविवार गुजर चुके होंगे। 28 तारीख को क्या पड़ेगा? सैटरडे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा उस दिन एक रविवार और पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 29वें दिन क्या होगा? एक और संडे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो हफ्ते की है वो कहां से हो रही है? संडे से ही हो रही है। 1 तारीख को संडे था, 28 तारीख तक 4 हफ्ते कंप्लीट हुए, 29 तारीख से एक और हफ्ता शुरू हुआ, जिसका पहला दिन वापस से क्या होगा? संडे होगा। इसका मतलब आपको ये पता चल पाया कि इसमें जो नंबर ऑफ संडेज हैं, जो रविवार की संख्या है वो 5 है, और जो बाकी के 25 दिन है वो सारे दिन अलग अलग है, नॉर्मल डेज है। इसका मतलब आप बोलोगे टोटल विजिटर्स तक मुझे पहुंचने के लिए बस इसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी। आपका जवाब ये होगा कि 5 दिन तक, 5 संडे जो है, हर एक संडे को 510 लोग आए, तो 5 संडे को कितने लोग आएंगे? आप बोलेंगे 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा। क्या मैं इसको 510 को 5 बार लिखूं या सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 5 का? ऑब्वियसली 5 का मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। प्लस बाकी के 25 दिन में, रेस्ट 25 डेज में, आप बोलेंगे हर एक दिन 240 लोग आते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। और किसका भाग लगाएंगे आप? 30 का भाग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये किस ग्राउंड पे बात हो गई? ये उस तरीके से बात हो गई जिस तरीके से हम हमेशा से क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं। नॉर्मल तरीका, कॉमन तरीका, जिससे आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बात क्लियर है? बट इसमें आपको ये अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा कि 5 संडे इसमें है और बाकी के 25 दिन नॉर्मल डेज हैं। इसको यदि आप सॉल्व करोगे, देखिए अब कई लोग कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं वो भी बहुत मायने रखती है। अगर आप कैलकुलेशन का लंबा तरीका लेते हो तो आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। बट मैं इजीली यदि इसको सॉल्व करूं तो देखिए, आपको सॉल्व करने से पहले, कभी भी कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा 2-5 सेकंड आपको देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या ज्यादा बेहतर है। अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करूं, फिर ऐड करूं और 30 से भाग लगाऊं तो टाइम ज्यादा लगेगा। मुझे दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे 0 कॉमन आ रहा है, मतलब 10 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से। उस 10 को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अब मुझे 3 और है, क्या मुझे 3 भी कॉमन मिल रहा है? आप बोलेंगे यहां से 3 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा 17, 17, यहां से 3 कॉमन मिलेगा मुझे 8, तो ये 3 से 3 भी मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई। मैं सॉल्व करूंगा, 17 इंटू 5 कितना होगा? 85, 85, और 25 इंटू 8 हो जाएगा 200, और आंसर जो है 285 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 285, 285। ये हो गया हमारा बेसिक, एकदम नॉर्मल तरीके से। क्या इसका कोई और अल्टरनेट तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बोला कि एवरेज का कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा? लैंग्वेज के ग्राउंड पे एवरेज के मैक्सिमम सवाल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब समझिए मेरी बात। मैंने आपको एक बात बोली कि एवरेज का मतलब है, औसत का मतलब है बराबर बराबर बांटना। क्या यही मतलब है औसत का? आप बोलेंगे औसत का यही मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मतलब है इस बात का? कैसे मैं इस्तेमाल करूं? देखिए कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला संडे
और बाकी के अदर डेज की बात करनी है मुझे, ठीक है, संडे और अदर डेज की मुझे बात करनी है, अन्य दिनों की। संडे कितने पड़ रहे हैं, आप बोलेंगे 5 संडे पड़ रहे हैं, बाकी के 25 दिन दूसरे दिन है। संडे को 510 लोग आते हैं, बाकी के दिन 240 लोग आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं थोड़ी देर के लिए कि क्या संडे को भी 240 लोग आते हैं, तो आप बोलेंगे 240 लोग तो आते ही आते हैं, 240 लोग तो आते ही आते हैं, प्लस कितने लोग और ज्यादा आ रहे हैं, आप बोलेंगे 270 लोग और ज्यादा जो है वो विजिट करते हैं, एक्स्ट्रा विजिट करते हैं। इसका मतलब मैं आपसे यदि ये कह देता कि संडे को भी 240 लोग ही आ रहे हैं, तो पूरा एवरेज कितना हो जाता, 240, 240 हो जाता। सही है कि नहीं? आप बोलते 240 कायदे से सब में बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए था, 240 240 240, इसका मतलब औसत होना चाहिए था 240। लेकिन हर एक संडे क्या बोलेगा, हर एक संडे ये बोलेगा कि मेरे पास हर बार जब भी संडे होता है तो मेरे पास आपसे कितने एक्स्ट्रा आते हैं, 270 एक्स्ट्रा आते हैं। और ऐसा कितने दिनों तक हुआ, 5 दिनों तक ऐसा हुआ। सही है कि नहीं? 5 संडे हैं। इसने क्या बोला कि 240 तो मेरे पास आते ही आते हैं संडे को, बट 270 मेंबर्स अलग से आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं। और ऐसा कितनी बार होगा एक महीने में, 5 बार होगा, क्योंकि पहला दिन संडे है। तो ये क्या बोलेंगे कि जब हमने सबसे पहले 240 डिसाइड किया था तो हम सबका औसत बराबर बराबर कितना हो गया था, 240। लेकिन अब जब 240 हमारे पास सबके पास हैं, तो हर एक के अब एक्स्ट्रा जो है वो कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे 270 इंटू 5 अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा है क्या वो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो 30 के 30 लोग क्या बोलेंगे कि अपन इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम आपस में इसको बांट लेते हैं। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा है वो बाकी के 30 लोगों में दोबारा से बटेगा। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। इसका मतलब हर एक मेंबर को अभी वापस से कितना कितना और मिलने वाला है, 45 45 45 45। और जब सबको मिलना है इसका मतलब औसत में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 45 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 285, 285 सवाल का सही उत्तर होगा। बात क्लियर है? लैंग्वेज दिमाग में क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। क्या बोला आपसे, अगेन क्रमिक सम संख्याएं, सम मतलब कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। और सम मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं। क्रमिक मतलब क्या है, जिनमें 2 का डिफरेंस है। आपसे बोला गया कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 यदि संख्याएं उनका एवरेज 9 है, आपसे बोला एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 9। तो आपसे पूछा उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको सबसे बड़ी संख्या का उत्तर देना है। मैंने आपको अभी अभी ऐसा एक क्वेश्चन कराया। आप जानते हैं सम संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस होगा, आप बोलेंगे सबके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। और जहां पर डिफरेंस सेम होता है वो कहलाते हैं, ऐसे टर्म्स कहलाते हैं समांतर श्रेणी के टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स। और आपको पता है जब पदों की संख्या सम है, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 क्या है, सम है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो एवरेज होता है वो ठीक कहाँ बैठा होता है, ठीक बीच में बैठा होता है। मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि ठीक बीचों बीच कौन बैठा है, एवरेज, और जो कि 9 है। तो आप बता सकते हैं मुझे ये संख्या कितनी होगी, आप बोलेंगे ये 10 होगी। और ये कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये होगी 8। होगी कि नहीं? अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या फिर से इससे कितनी ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं। और 10 के बाद कौन आता है सम संख्या में, 12, 12। लार्जेस्ट जो नंबर है जो सीरीज का है वो है 12। 12 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम पहले बेसिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं सीधा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से, मतलब एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स उसने बता दिए कितने हैं, 40 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। मतलब 40 लोगों में से जो 30 लोग हैं उनमें से हर एक के पास 60-60 रुपए हैं। आपको पैसे की भाषा हर इंसान को समझ में आती है, इसीलिए मैं आपको मनी के टर्म्स में समझा रहा हूं बात। क्या बोलेंगे हम कि 40 लोग जो थे उसमें से 30 लोगों का औसत भार 60 किलोग्राम है।
मतलब जो 40 लोगों का ग्रुप है उसमें से कोई 30 ऐसे लोग हैं, औसत मतलब बराबर बराबर बांटना, इसका मतलब वो 30 ऐसे लोग हैं जिसमें हर एक के पास 60-60 किलोग्राम वजन है या 60-60 रुपए हैं, ऐसा मान लीजिए। आगे उसने क्या कहा, और शेष का औसत 56 किलोग्राम है। मतलब जो बचे हुए लोग हैं, 40 थे, 30 की बात कर ली है, कितने लोग और बचे होंगे, 10 लोग बचे होंगे। बचे हुए का औसत कितना है, 56, मतलब बचे हुए 10 लोगों में हर एक के पास 56 किलोग्राम वजन है या 56 रुपीज है। तो आपसे पूछा सारी कक्षा का औसत भार क्या होगा, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसको, there is a class of 40 students out of which average weight of 30 students is 60 kilograms and average weight of the remaining is 56 kilograms, then find the average weight of the whole class। यही मतलब होगा इस बात का। तो कैसे करोगे आप, व्यवहारिक रूप से कैसे करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं और औसत निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, औसत वजन यदि मुझे निकालना है इन सब का, एवरेज वेट यदि इन सब का निकालना है, तो आप जानते हो औसत मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब आप क्या बोलोगे, 40 के 40 स्टूडेंट्स का कुल वजन मुझे मिल जाए, टोटल वेट मुझे मिल जाए और मैं 40 से भाग लगा दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। आपको पता है कि 40 में से 30 जो स्टूडेंट हैं उनका औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब औसत वजन 60 किलोग्राम है मतलब ये 30 जो लोग हैं इनमें हर एक के पास 60-60 किलो वजन है, तो 30 के 30 सारे लोगों के पास कितना होगा, आप बोलोगे जब एक के पास 60 किलोग्राम है तो 30 लोगों के पास इतना किलोग्राम वजन होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 30 लोगों का कुल वजन इतना है। अब बाकी लोग कितने हैं, 10, और 10 लोगों में हर एक का औसत कितना है, 56। इसका मतलब इन 10 लोगों में से हर एक के पास कितना कितना वजन है, 56 वजन है। तो 10 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 56 में 10 का गुणा कर दीजिए, कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये इन 10 लोगों का वजन है और ये इन 30 लोगों का वजन है, तो पूरे के पूरे 40 लोगों का वजन कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो इस प्रकार से कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये 40 लोगों का वजन है, कुल वजन, टोटल वेट। यदि इसमें 40 का भाग लगा दूं, प्रेक्षणों की संख्या कितने लोग हैं टोटल, 40 से मैंने यदि इसको डिवाइड किया तो मुझे इसका एवरेज जो है वो मिल जाएगा, औसत जो है वो मुझे बहुत आसानी से मिलेगा। फिर मैं वही तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं जीरोज कॉमन लेके इसको कट कर दूंगा। 4 से ये 15 बार कट हो रहा है और 4 से ये 14 बार कट हो रहा है। 15 इंटू 3 45, 45 और ये है 14, 45 और 14 होगा स्टूडेंट्स 59। इसका मतलब पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना होगा, 59 किलो, 59 किलोग्राम्स। आप इस शीट पे एक रिमार्क लगा के रखिएगा, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बट जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि एलिगेशन का जो मतलब है वो कुछ भी नहीं है। एलिगेशन एक तरीका है एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। बात समझ रहे हैं? तो एलिगेशन में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इस क्वेश्चन को, आप देखिएगा एक बार जब एलिगेशन पढ़ लो तो इस पे आप रिमार्क लगा के रखिएगा कि आपको एलिगेशन से भी इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है, एलिगेशन का भी ये क्वेश्चन है। एवरेज के मैक्सिमम सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, बट उसकी बात हम सेपरेट जब एलिगेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको एवरेज के तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को मैं कंसेप्ट से लैंग्वेज के ग्राउंड पे, भाषा के आधार पर कैसे सॉल्व कर सकता हूं वो समझने का प्रयास करते हैं। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप लैंग्वेज से कर सकते हो। आप बोलोगे 30 लोगों का औसत 60 है ना, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे आप, औसत मतलब बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब आप बोलोगे 30 लोगों में हर एक के पास 60-60 रुपए हैं और ये जो बाकी 10 लोग हैं इनमें से हर एक के पास 56-56 रुपए हैं। तो ये 30 लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास 56 रुपए तो हैं ही और हमारे पास एक्स्ट्रा 4-4 रुपए और है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि पूरी क्लास का औसत कितना है, 56 है, क्या इस पूरी क्लास का औसत कम से कम 56 होगा कि नहीं, 56 होगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 56 कम से कम हर एक के पास है। तो मेरे को यह मालूम चल गया कि 40 लोगों में हर एक के पास, जो औसत निकालने की बात कर रहा हूं उसमें 56 तो मिनिमम है, ये तो डिसाइड हो चुका है। अब ये क्या बोलेंगे 30 लोग कि हम में से हर एक के पास अभी भी 4-4 रुपए रखे हुए हैं। हम में से हर एक के पास, औसत मतलब बराबर बराबर बांटना। ये बोलेंगे हम में से हर एक के पास 4-4 रुपए रखे हुए हैं और हम कितने लोग हैं,
30 लोग हैं, इसका मतलब हम जो 30 लोग हैं हमारे पास 4-4 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, मतलब हमारे पास अभी भी 120 रुपए रखे हुए हैं। तो सारी जो 40 लोगों की टीम है वो क्या डिसाइड करेगी कि ये 120 रुपए हम सब आपस में बराबर बांट लेते हैं और हमारा एवरेज उतने से बढ़ जाएगा। यही मतलब हुआ कि नहीं, हम सब आपस में बराबर बांट लेते हैं, 40 लोग आपस में बराबर बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 3-3 रुपए और मिलेंगे। एक व्यक्ति के पास ऑलरेडी 56 रुपए थे, 3 रुपए और मिल गए, इसका मतलब हर एक के पास 59 रुपए हो गए। इसका मतलब हर एक के पास जब हो गए मतलब सबको बराबर बराबर मिल गए, और बराबर बराबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। इसका मतलब आप बोलेंगे इस क्लास का जो नया एवरेज है, जो औसत है, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 59 जो है 59 इस क्लास का एवरेज होगा। बात समझ पाए मेरी? उम्मीद कर रहा हूं आपको भाषा बहुत समझ में आ रही होगी। भाषा समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले क्या डिसाइड किया कि कम से कम 40 के 40, देखिए 10 लोगों पे 56 है, बाकी 30 लोगों में हर एक पे 60 है, तो कम से कम 56 तो है ना सभी लोगों पे। कम से कम 56 जब सभी लोगों पे है तो मैंने बोल दिया कि क्लास का मिनिमम एवरेज, कम से कम औसत 56 तो होना ही चाहिए। लेकिन अब ये 30 लोग बोलेंगे कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, हम में से हर एक के पास 4-4 रुपए हैं और हम 30 लोग हैं, तो हमारे पास 120 रुपए एक्स्ट्रा है, इनका कुछ कीजिए। तो क्या बोलेंगे सब डिसाइड करके, ये जो 120 रुपए हैं आप अकेले नहीं रख सकते, अब एवरेज सेट करना है हमें, तो हम सब लोग, कितने लोग, 40 लोग बांट लेते हैं आपस में, हर एक को 3-3 रुपए और मिलेंगे। ऑलरेडी 56 थे, 3 रुपए और मिल गए, 59 रुपीज, 59 रुपए अब आपका एवरेज होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत क्लियरली लैंग्वेज, भाषा का फायदा कैसे उठाना है वो समझ आ रहा होगा। कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी दोस्तों। ये डेटा आपका आसान है इसलिए आपको गुणा करने में दिक्कत नहीं हो रही है, बट जब डेटा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो यही मल्टीप्लिकेशन बहुत दिक्कत देता है। तब आपका ये तरीका बहुत काम आता है। बहुत कम कैलकुलेशन में आपका काम हो जाएगा, बट आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बार यदि उसने x y के टर्म्स में बात कर दी तो घबराने की क्या बात, सॉल्व करेंगे अपन। आगे दिया तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। आप तो मुझे एक बात बता दीजिए बस कि औसत या एवरेज बराबर कितना होता है। आपको पता है सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको बोला x संख्याओं का औसत कितना दिया है, y स्क्वायर, और y संख्याओं का औसत कितना दिया है, x स्क्वायर। आपको परेशान नहीं होना, ये संख्याएं हैं, ये नंबर्स हैं, और ये क्या है, इनका एवरेज है, औसत है। जब x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तो मुझे भाषा से बताइए आप कि x लोगों में हर एक के पास y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर इतने रुपए होंगे कि नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुल रुपए कितने हैं x लोगों के पास। तो आप बोलोगे x लोगों के पास, देखिए औसत कैसे निकाला होगा आपने, औसत आपने ऐसे निकाला होगा कि आपने किया होगा सभी का योग, सभी का योग किया होगा, संख्या कितनी है x, और ये निकल के आया होगा y स्क्वायर। तो क्या आप मुझे सभी का योग बता सकते हो, आप बोलोगे एक्स वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं। मैं इसको इतना परेशान ना होके ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि x लोगों का औसत y स्क्वायर है ना, औसत मतलब बराबर बराबर बांटना, हर एक व्यक्ति के पास y स्क्वायर रुपए होंगे। कितने लोग हैं, x लोग हैं, तो x लोगों के पास कुल कितने रुपए होंगे। तब एक आदमी के पास y स्क्वायर है तो x लोगों के पास कितने होंगे, एक्स वाई स्क्वायर होंगे कि नहीं। कॉमन सेंस से सोचो, 2 लोगों का औसत 3 रुपए है, तो 2 लोगों में हर एक के पास कितने कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। या 20 लोगों का मान लो आप, 20 लोगों का औसत 3 रुपए है, तो 20 लोगों में हर एक के पास 3-3 रुपए हैं। मैं आपसे पूछूं 20 लोगों के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे 20 लोगों के पास, जब एक के पास 3 है तो 20 लोगों के पास 60 होंगे। आपने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया कि नहीं, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया कि नहीं। तो वही तो कह रहा हूं मैं, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे इन x लोगों के पास कुल एक्स वाई स्क्वायर रुपए है। तो इन y लोगों के पास कितने रुपए हैं, आप बोलोगे y लोगों के पास y इंटू एक्स स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इनका औसत एक्स स्क्वायर है। तो इन लोगों के पास है y स्क्वायर रुपए, y एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए कितने लोग हैं टोटल, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लोगों का औसत निकालना है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई, और प्रेक्षणों का योग कितना है, आप बोलोगे एक्स वाई स्क्वायर, तो इन लोगों के पास है, और x स्क्वायर y इन लोगों के पास है, और लोग कितने हैं, x प्लस वाई। पूरे क्लास का औसत बताना है।
अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे x प्लस वाई कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x इंटू वाई कॉमन आ रहा है, x y, तो नीचे भी क्या है x प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया आपस में, आंसर आ गया x इंटू वाई। बात सही है, तो इसका आंसर होगा x इंटू वाई, इस सवाल का सही उत्तर होगा। सिर्फ x y लिख देने से अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट पर टिके रहिए। कंसेप्ट जो कह रहा है उसको मत छोड़ो, आप कोई भी संख्या लिखता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए दोस्तों, वीडियो का फायदा उठाइए, लेक्चर को रिपीट करके देखिए, डाउट नहीं रहना है, डाउट नहीं रखना है। पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका इक्वल डेडिकेशन हो। आपको पूरे डेडिकेशन से काम करना है। आपको वीडियो कहीं भी समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए कई लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है, फिर भी मैं बहुत आराम से, सारे ही लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसको रिपीटेटिवली देखना है। जब भी आपको नहीं समझ आए, आपको रिपीटेटिवली देखना है। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, स्पीड कम करके देख सकते हो, बट आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बात क्लियर है? चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है अगला सवाल। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 रुपए हो जाए? क्या बोल रहा है आपसे कि अ टेस्ट प्लेयर स्कोर्ड 180 runs in first match and 258 runs in second match. How many runs he should score in the third match so that average runs of total matches will be 230? ये मतलब यहां पर है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप तो एक बात समझिए कि पहले मैच में उसने बना लिए 180 रन, दूसरे मैच में 258, तीसरे मैच में मुझे नहीं पता कितने रन बनाने चाहिए उसको ताकि उनका औसत कितना हो जाए दोस्तों, 230। तो आप बोलेंगे औसत क्या होता है? 230। एवरेज मतलब होता है, 3 इनिंग्स की बात हो रही है, मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी इनिंग। पहली इनिंग में 180 रन, दूसरी इनिंग में 258 रन, तीसरी इनिंग में मान लीजिए x रन बनाए उसने, तो आप बोलते औसत 230 है ना, तो एवरेज बराबर क्या होता है? सभी इनिंग्स के रनों का योग, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, और कितनी इनिंग्स है? 3 इनिंग्स। सॉल्व करूंगा कैंची गुणा करके, x का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात सही है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ग्राउंड पे समझाना है, भाषा के आधार पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो देखिए कैसे करोगे आप जानते हो कि 180 रन ये बना चुका है पहले मैच में, 258 रन बना चुका है दूसरे मैच में, और मुझे नहीं पता तीसरे मैच में कितने रन इसने बनाए, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि सारी इनिंग्स का एवरेज कितना हो चुका है? 230। एवरेज मतलब बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब इस क्लास में अंदर आने के लिए हर एक व्यक्ति के पास कितने रुपए होने चाहिए? आप इसको समझिए बात को, अंदर आने के लिए हर एक स्टूडेंट के पास 230 रुपए होने चाहिए, ऐसा मान लीजिए आप। पहले स्टूडेंट के पास तो 180 ही रुपए है, इसका मतलब पहला स्टूडेंट बोलेगा मेरे पास अभी कमी है कितने रुपए की? 50 रुपए की कमी है। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा मेरे 258 रुपए रखे हैं मेरे पास, जबकि आपकी क्लास में आने के लिए 230 रुपए की आवश्यकता है, तो मेरे पास 28 रुपए रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, ये आप किसी और को दे दीजिए। अब ये दोनों आपस में क्या बात करेंगे? ये दोनों आपस में ये बात करेंगे कि मेरे पास 50 की कमी है, आपके पास 28 रखे हुए हैं, तो अभी भी एक काम कीजिए, ये 28 मैं आपसे ले लेता हूं, तो जो मेरी 50 की कमी थी वो कितने की रह गई है? 22 की कमी, 22 की कमी और बची है। मतलब मुझे अभी भी मुझे 230 तक पहुंचने के लिए कुछ और आवश्यकता है, कुछ और रिक्वायरमेंट है, और वो है 22 की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब इस व्यक्ति को कम से कम 22 रुपए कोई और लाके दे, तब इसका काम चलेगा। अब ये सारी जिम्मेदारी, मुझे एक बात बताइए, किसके ऊपर है? सी के ऊपर है, क्योंकि एक ही मेंबर आना और बचा है जिसका नाम है सी, और सी के ऊपर खुद की जिम्मेदारी भी है। उसे पता है कि यदि मुझे इस क्लास में अंदर आना है तो मुझे कम से कम मुझे 230 रुपए लेके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज, उसका औसत कितना है स्टूडेंट्स? 230 है, 230। तो जितना एवरेज है भाई, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी कीजिए, तब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, सही है कि नहीं? तो ये क्या बोलेगा कि 230 तो मुझे खुद के लिए लेके जाना है, बट जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, एक मेंबर ने बोला कि मुझे अभी भी कितनी आवश्यकता है? 22 की आवश्यकता है, 22 की रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलेगा कि मैं खुद के लिए 230 ले आता हूं और आपके लिए कितना ले आता हूं? 22 ले आता हूं। इसका मतलब
मैं कितना लेके अंदर आऊं क्लास में, 252, 252। और इस सवाल का उत्तर बी बॉम्बे होगा, 252 या फिर 252 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ आई होगी, एकदम इजीली आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया होगा। आपको नेट डेविएशन देखना रहता है, टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि उस तरीके से हम जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको सिर्फ लैंग्वेज से समझना है, प्रैक्टिकल भाषा से, कॉमन सेंस की भाषा से, पैसे के टर्म्स में समझिए। आपको पैसे के टर्म्स में हर चीज समझ आती है, ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है, इसीलिए आप इसको पैसे के टर्म्स में समझिए। क्या समझा हमने? क्लास में आने के लिए 230 की रिक्वायरमेंट थी, एवरेज था क्योंकि 230। पहले व्यक्ति को 50 रुपए कम पड़ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 28 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ये 28 रुपए इसको दे देगा, अभी 22 रुपीज की कमी है, ये कमी पूरा करेगा सी नाम का व्यक्ति। बट सी व्यक्ति अंदर तभी आ पाएगा जब 230 वो खुद के लिए लाएगा। खुद के लिए 230 तो लाने ही है, इस व्यक्ति को 22 की और आवश्यकता है, तो वो 22 रुपए उसके लिए भी लाएगा और आंसर होगा 252। जो स्टूडेंट इसको सिर्फ नंबर के टर्म्स में सोचेगा उसका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि -22 देख के आप 230 में से 22 माइनस भी कर सकते हो। कई बार हमारा दिमाग बहुत विशेष प्रकार से काम करता है, बट वो विशेष प्रकार से काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, नहीं चलाना है। आपको लैंग्वेज के आधार पर चलना है, भाषा के आधार पर चलना है। जब तक आप लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप मान के चलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। और 100% एक्यूरेसी हमें चाहिए, हमें मिनिमम एक्यूरेसी रखनी है, जो कि है कम से कम 95% एक्यूरेसी लेके आनी है आपको। बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको 100% मार्क्स मिलने चाहिए मैथ्स में। बात समझ रहे हैं? और अगर आप 100% मार्क्स चाहते हैं तो आपको लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे, भाषा के आधार पे सवाल को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है, तरीका चेंज हो सकता है पूछने का, बट कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। आज भी नहीं बदले थे, कल भी नहीं बदले थे और कल भी नहीं बदलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये रहा अगला सवाल। 3 संख्याओं का औसत 154 है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 154। पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी से, कंपैरिजन किससे हो रहा है? देखिए मैंने आपको बोला ना, रेशो और परसेंटेज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि पहली दूसरी से कंपैरिजन किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से। इसका मतलब दूसरी संख्या जितनी भी होगी पहली उसका डबल होगी। मतलब यदि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 200 होगी। उसने एक बात और बोली, दूसरी संख्या तीसरी से, मतलब दूसरी संख्या की भी जानकारी कब मिलेगी? जब आपको तीसरी संख्या के बारे में पता होगा। इसका मतलब पहली संख्या की जानकारी मिलेगी जब दूसरा पता हो, दूसरी की जानकारी मिलेगी जब तीसरा पता हो। इसका मतलब सबसे पहले किसकी जानकारी हो आपको? थर्ड वाले नंबर की जानकारी। क्यों? क्योंकि उसका जब डबल करोगे तो दूसरा मिलेगा और दूसरे का डबल करोगे तो आपको पहला मिलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। आगे क्या दिया है? तो पहली संख्या है, तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहली संख्या सबसे बड़ी होगी, ये आप समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे से डबल है और दूसरी तीसरी से डबल है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? पहला नंबर है। अब इसके आगे एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। देखिए अब पहले इसको अपन इंग्लिश में और पढ़ते हैं एक बार। इंग्लिश में क्या मतलब होगा? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 154। If first number is twice as second and second number is twice of third number, then find the first number। यही इसका मतलब है। मैंने बोल दिया, आपको पता है ये रेशो जैसा सवाल मुझे साउंड कर रहा है, इसमें हल्का सा रेशो का यूज भी हो रहा है। आप बताइए मुझे कि पहली संख्या दूसरी पर टिकी हुई है, दूसरी संख्या तीसरी पर टिकी हुई है, और आपको पता है कि 3 संख्याओं की यहां पर बात हो रही है। यदि मैं मान लूं कि तीसरी संख्या x है, अगर मैंने मान लिया तीसरी संख्या x है, तो पहली संख्या दूसरी कितनी होगी? इसका डबल, इसका 2 गुना होगी। और आपको पता है जितनी भी ये होगी उसका डबल पहला होगा। इसका मतलब पहला कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बात सही है। देखिए पहला इसका डबल है और दूसरा इसका डबल है। क्लियर है बात? तो हमने जो मैथमेटिकली लिखना था, किसको? लैंग्वेज को। मैं आपको हमेशा बोलता हूं अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ लैंग्वेज को, भाषा को आप मैथमेटिकली लिख दीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब अपन ने इस प्रकार से लिखा तब आपको समझ आया कि इनका जो एवरेज है वो सीधा सीधा निकल सकता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप बोलेंगे सबको जोड़ू मैं, फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल जोड़िए। सबको जोड़ा आपने तो कितना रिजल्ट मिला?
3 का भाग लगाया तो औसत मिलना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 154 154। जब आप ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, 7x बराबर 154 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को कट कीजिए 2 बार और 2 बार फिर से आएगा, तो x इज इक्वल टू 22 इंटू 3। x बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे x का वैल्यू मेरे पास आ गया 66 या 66। आपसे पूछा पहली संख्या है 4x के बराबर, तो 4x के बराबर मुझे नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 4 से इंटू करूंगा, 66 का 240 और 24 कितना होगा 264। इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर है वो हो जाएगा 264। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात सही है, बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। जैसे ही आपने 66 देखा, 4 का इंटू करना है तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। 66 इंटू 4 66 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 132 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? सिर्फ ए ऑप्शन होगा। आप टाइम को धीरे धीरे बचा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका मन लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में कि ये तो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो आ रहा है, सॉल्व करते जा रहे हैं, आप टाइम किल करते जा रहे हैं। आपको टाइम नहीं किल करना है एग्जाम में, आपको टाइम को बचा के रखना है, आपको टाइम को पूरा सेव करना है। ऑप्शन को जरूर देखते रहिए आप क्वेश्चन में। मैं हमेशा बोलता हूं आपको एग्जाम में ऑप्शन पे आपकी बिल्कुल बराबर से नजर होना चाहिए, क्योंकि किसी एक स्टेप के आने के बाद ऑप्शन बहुत कुछ जानकारी आपको दे देता है। बात क्लियर है? तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट तरीका जो है वो ये हो सकता है स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि अभी अभी आपने कहा कि औसत का मतलब है बराबर बराबर बांटना, और 3 लोग हैं जिनकी जानकारी मुझे मिल चुकी है, एक के पास x है, दूसरे के पास 2x है और तीसरे के पास 4x है। सही बात है कि नहीं? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि इनका एवरेज कितना होना चाहिए? इनका एवरेज कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे लेट से मान लीजिए कि आपको पहली बात तो क्वेश्चन में दे ही रखा है डायरेक्ट। खैर कोई परेशानी नहीं है, हमको जब डायरेक्ट एवरेज दे ही रखा है तो बहुत इजीली ही सॉल्व हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कोई एक रैंडम एवरेज मानेंगे, उस एवरेज को किसके इक्विवेलेंट करेंगे? 154 के। सीधा सीधा जब करेंगे इक्विवेलेंट तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, उस x की वैल्यू में 4 का इंटू करेंगे, आंसर आएगा। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, देयर आर 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या आपको ऐसा कहा गया कि सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं? ऐसा आपको कहीं भी नहीं कहा गया है। आपको क्या करना है, 8 क्रमिक संख्याएं मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मुझे बताइए कि ये मतलब है क्या 8 क्रमिक संख्याओं का? आप बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं है। क्या उसने यहां पर एक वर्ड और लगाया क्या? प्रथम 8 क्रमिक संख्याएं। क्या उसने ये कहा कि फर्स्ट 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? अगर वो प्रथम वर्ड भी लगा देता तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 होती। पहली 8 क्रमिक संख्याएं तो ये होती हैं, बट उसने पहली वर्ड या प्रथम वर्ड नहीं लगाया। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है, अगर वो इस तरीके से पूछ लेता तो सवाल बनता ही नहीं, क्वेश्चन बनता ही नहीं। आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, मन से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे आप। जब उसने प्रथम वर्ड नहीं बोला तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 से लेकर 8 तक की बात हो रही है। आपको कोई भी 8 रैंडम नंबर्स उसने, बट लगातार हो सकता है उसने 11 से लेना चालू किया हो, 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से। हो सकता है उसने 150 से लेना चालू किया हो, 150 151 152। तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो 8 संख्याएं कौन सी हैं, बट आपको इतना आइडिया जरूर है कि वो 8 संख्याएं लगातार हैं, और लगातार का मतलब डिफरेंस उन सबके बीच में एक एक का होगा, और जब डिफरेंस एक एक का होगा इसका मतलब डिफरेंस समान है, और जब डिफरेंस समान है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी में ही ऐसा होता है जहां पर पदों के बीच का, टर्म्स के बीच का डिफरेंस या अंतर जो है वो समान होता है। इसका मतलब आप एक बात समझ चुके हैं। इनडायरेक्टली वो आपसे इस पूरी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि ये 8 संख्याएं जो है वो किसमें है? समांतर श्रेणी में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात यहां पर हो रही है। बात क्लियर है? और आपने तुरंत गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद, 8 टर्म्स इवन है। जब पदों की संख्या सम है तो आपको पता है कि जो एवरेज होगा वो ठीक बीच की 2 संख्याओं के बीच में बैठा होगा। इतनी बात आपको मालूम है। तो इनडायरेक्टली वो हिंट्स के फॉर्म में बात करना चाह रहा है। यहां पर हमने देख लिया, उसको क्रैक किया, उसके बाद चलते हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, मध्य में यही 2 संख्याएं आएंगी, इनका औसत कितना होगा स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे 6 होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है? देन फाइंड द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। आपको 8 संख्याओं का योग निकालना है, सम निकालना है, जोड़ निकालना है। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में समझिए। देयर आर 8 consecutive numbers if
two numbers which are in the middle having average 6 then find the sum of all the numbers। आपको सारी संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि मुझे अच्छे से मालूम चल चुका है ये बात कि इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे 1 होगा। और जब इनका एवरेज 6 है तो यहां कौन बैठा होगा, आप बोलेंगे 6.5, इधर कौन बैठा होगा 5.5 बैठा होगा कि नहीं 5.5। अगर ये 6.5 और ये 5.5 है, अगर इनका औसत 6 है तो क्या आप मुझे इनका योग बता सकते हो, आप बोलोगे इनका औसत यदि 6 है तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का योग जो है दैट विल बी इक्वल टू 12, वो कितना होगा 12 होगा। क्यों, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आप सिर्फ इतना डिकोड कर चुके हैं कि जब 6 औसत है इसका मतलब इस व्यक्ति के पास भी 6 रुपए हो गए एवरेज निकालने के बाद, और इसके पास भी 6 रुपए हो गए, मिला के दोनों के पास कितने रुपए हो गए 12 रुपए। और मैंने आपको बताया था कि यदि इनका एवरेज 6 है तो इन दोनों का एवरेज भी 6 होगा, इन दोनों का एवरेज भी 6 होगा और इन दोनों का एवरेज भी 6 होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था, आप एक बार चेक कीजिएगा। जितना एवरेज पूरी श्रेणी का होता है वही पहली और आखिरी का, दूसरी और दूसरी आखिरी का, तीसरी और तीसरी आखिरी का। तो जब इनका एवरेज 6 है, योग 12 है, तो आप बोलोगे इनका योग भी 12 होगा, इनका योग भी 12 होगा, इनका योग भी 12 होगा। मतलब 12, 24, 36, 48 कितना योग होगा सभी संख्याओं का 48। 48 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इजीली आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी, आंसर होगा इसका 48, 48। कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको कि ये बात आपको समझ आई होगी। या फिर आप कैसे बोलते, आप ऐसे बोलते कि यदि इन दोनों का एवरेज 6 है तो सबका एवरेज भी कितना होगा 6 ही होगा। इसका मतलब आप बोलते सबका एवरेज यदि 6 है तो आप बोलते सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर 6 है, तो सभी प्रेक्षणों का योग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल बी 48 या 48। ये बात भी आप बोल सकते हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लैंग्वेज, भाषा समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कंसेप्ट में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, एक और नए तरह का सवाल हमें देखने को मिला जहां पर आपने संख्याओं में कुछ जोड़ दिया। अब देखिए जब आप लैंग्वेज समझ गए तो इसका आंसर आप तो देख के ही लगा सकते हो। मैं देखते से ही इस सवाल का उत्तर दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35। कैसे होगा? एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में हर एक के पास 30 रुपीज है। एवरेज ऑफ 10 people is 30। If 5 is added to every number, if 5 is added to every number, then find the new average। आपसे ऐसा पूछा है, एवरेज ऑफ 10 numbers is 30। If 5 is added to every number, then find the new average। नया औसत आपसे पूछा है। तो आपने बोला कि 10 लोगों का एवरेज 30 है ना, और औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब 10 के 10 लोगों में हर एक के पास 10 के 10 लोगों में हर एक के पास कितने कितने रुपए हैं? आप बोलोगे सबके पास कितने कितने रुपए हैं दोस्तों? आप बोलोगे सबके पास 30 रुपए हो चुके हैं। ये बात मैंने आपको समझाई है। अब हर एक में कितना जोड़ दिया जाए? 5। मतलब सबको कितने कितने रुपए और मिल गए? 5 रुपए और मिल गए कि नहीं? जो जिनके पास 30 रुपए पहुंच गए थे सबको 5 रुपए मैंने और दे दिए। इसका मतलब सबको अब कितने कितने रुपए हो गए? सबके पास 35 और सबके पास 35 रुपए है। इसका मतलब नया औसत, नया एवरेज कितना हो गया? 35। तो जब सारी संख्याओं में आप एक जैसी संख्या जोड़ोगे तो एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाएगा। अगर सारी संख्याओं में आप 5 घटा देते तो एवरेज 5 से कम हो जाता। अगर आप सारी संख्याओं में 5 का गुणा कर देते तो एवरेज 5 गुना हो जाता। सारी संख्याओं में 5 का भाग लगा देते तो एवरेज 5 से भाग लग जाता। बात समझ रहे हैं? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सबके लिए होगा, क्योंकि वो सबके लिए हो रहा है, और सबके लिए हो रहा है मतलब बराबर बराबर हो रहा है। बढ़ रहा है तो सबके लिए बराबर बढ़ रहा है, घट रहा है तो सबके लिए घट रहा है, गुणा हो रहा है तो सबके लिए गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है तो सबके लिए भाग हो रहा है। इसका मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि सब में एक जैसा कर रहे हो तो सीधा सीधा उसकी जगह किस में कर दो? आप एवरेज में कर दो, वही आपका आंसर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अपन यहीं होल्ड करते हैं, हम लोग यहीं होल्ड करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।